सिचुएशन हो गई। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और वापस आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा मुझे क्लियर कर दीजिएगा ऑडियो और वीडियो क्लियर है या फिर नहीं, वरना पता चला कि मैं यहाँ पे बोलती रह गई, आप लोग का स्वागत करते रह गई और ऑडियो और वीडियो वहां पे दिखाई दे ही नहीं रही है। चलिए, तो फिर आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्विज कराने वाले हैं हम। जितने भी प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे, दोनों को कंबाइन करके जितने भी आपके 10 साल के जितने भी पेपर थे उन सब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने निकाले हैं और निकालने के बाद आपके समक्ष इसकी पेशकश की जा रही है। चलिए फटाफट जिन जिन लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो कर दीजिए। हाँ जी, ये कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है दिव्या त्रिपाठी और मैं आप लोगों को मेंटर कर रही हूँ जनरल स्टडीज के लिए और फिलहाल मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ कैलकाटा हाई कोर्ट में और बहुत सारे नन्हे बुने बच्चों को मैंने मेंटर किया और अब तुम लोग कर रही हूँ। हाँ जी, एनडीए वाले, एयरफोर्स वाले, एक्स एंड वाई नेवी वाले, ये सारी क्लास जो है आप सभी के लिए, एसएससी वाले, बैंक वाले, रेलवे वाले, आप सभी के लिए, डिफेंस वालों, क्लास आप सभी के लिए है। तो इसे जरूर अटेंड कीजिए, सीख के जाइए। कुछ ऐसा नहीं है कि सोए ना रहो, उठ जाओ। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिला रहा है। आपको यहाँ पे बेस्ट इंडिया के एजुकेटर मौजूद हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेक्शन यहाँ पे दिलवाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब आप सब्सक्रिप्शन के पेज पे आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। जैसे यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहाँ आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो अपने डिस्कशन में, आंसर पोल चलते हैं। ये सब कुछ उस दौरान पे होता है जिस दौरान पे क्लासेस चल रही होती हैं। और लाइव टेस्ट एंड क्विज कराए जाते हैं। भाई साहब, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे, उनको मालूम होगा इस चीज के बारे में कि मॉक टेस्ट की जरूरत कितनी पड़ती है एग्जाम में। आप प्रिपरेशन तो कर लेते हो, फिर आपको ख्याल आता है कि अपनी प्रिपरेशन को हम एवेल्यूट कैसे करें, कैसे अपने आप को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ वक्त से वक्त तक आपके लिए यहाँ पे हमेशा लाइव टेस्ट और क्विजेस कराए जाते हैं और मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं आपको एक लाइन में यहाँ पे मिल जाएंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप जिस भी कोर्स के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको उस कोर्स की सारी डिटेल, सारे सब्जेक्ट जो है आपको उसकी तैयारी कराई जाएगी। तो फटाफट जिन जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो फटाफट जाइए और अनअकैडमी का जो ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। वहां जाके अपने गोल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपके सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है वो एकदम आएगा। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस अगर आप देख रहे हैं, पा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके सारे के सारे जो सिलेबस है वहाँ पे शो कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, यूपीएससी, इंग्लिश, एयरफोर्स, जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे जो कोर्सेज हैं यहाँ आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ आपके सब्सक्रिप्शन पेज पे जब आप आते हो तो यहाँ 5 टाइप से आपके लिए डिवाइडेड है। जो भी आपको सहूलियत लगती है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का, आप वो ले सकते हो। अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हो कॉस्ट अराउंड 8000 और हर किसी के, जैसे कि बैंक वालों के लिए अलग है, एसएससी वालों के लिए अलग है और वो जो अमाउंट होगा वो और भी कम हो जाएगा जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे दिव्या मैम का, DIVYA मैम का, और प्रोसीड कीजिए पेमेंट के लिए। अच्छा चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार बच्चों को देख लूं। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। बच्चा ब्राइटनेस एकदम ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ा हुआ नहीं है एक्चुअली। इतने दिनों से मैंने तुम लोग को बताया था कि मैं अनअकैडमी के बाकी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही थी। अभी जो मेरी क्लास है वो कहाँ पे चल रही है, वो चल रही है इंडियन डिफेंस फाइटर के ऊपर। तो आप लोग चाहें तो मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अरे विकास गुप्ता, तुम भी ना? अच्छा ओके फाइन, राम बाबू ठीक है। चलिए, सारे के सारे बच्चे जिन जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले क्लास को आप लाइक और शेयर कर दीजिए और उसके बाद क्लास को आइए और अटेंड कीजिए। चलिए, सारे लोग आ गए अब तक? अच्छा, ये आने से पहले किस बच्चे ने डिसलाइक किया है जरा बताओ मुझे, इसका नाम पता चले। चलिए, वेरी गुड, पूजा शर्मा। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के और सबसे पहला सवाल आपके समक्ष जो आ रहा है वो ये है, Which one of the following battle is subject matter of अलख खंड, 12th century epic poet work in हिंदी? इनमें से कौन सा बैटल के ऊपर 12th सेंचुरी में, सोच रहे हो तुम लोग 21वीं सदी में रह रहे हो और तब भी तुम लोग के पास दिमाग ना आया है, कोरोना जो है किस तरह पे बढ़ रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? तो यहाँ पे देखो, बैटल के ऊपर लिखा था अलख खंड पे। अब उस बैटल का नाम बताओ, किस बैटल के ऊपर लिखा गया था? फटाफट बताओ, 1 सेकेंड रुक जाओ। चलिए,
बताइए जल्दी जल्दी। ये देखो सुनील कुमार पूछ रहे यूपी से कौन लाइव है, मैं भी हाथ उठा दूं क्या है? चलो बच्चे कह रहे हैं अच्छा ओके, राम राम जय महादेव। ओके सी 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 कुछ कह रहे हैं बी। ओके हाँ बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि तुम लोग नहीं आ रहे थे। तुम लोग कहाँ थे? तो मैं तुम लोग को बताया था चैनल पे, तुम लोग वहां पे दिख नहीं रहे थे। बात क्या है? हाँ चलिए, बैटल ऑफ मानेसर, बैटल ऑफ चित्तौड़ या बैटल ऑफ महोबा या फिर बैटल ऑफ तराइन। तो जो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं, जब पूजा शर्मा, तुझे बड़ी हंसी आ रही है अभी, अवतार सिंह कह रहे हैं, पूजा शर्मा कह रही हैं, और अनमोल सिंह, आलोक कह रहे हैं कि मैम सी है। तो चलो ठीक है, मैं सी पे लगाती हूँ और करेक्ट आंसर है आपका सी। ये देखो परमल, राजा परमल जो है, ठीक है, उसने फाइट किया था किसके अगेंस्ट में? पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में। पृथ्वीराज चौहान थर्ड की बात कर रही हूं मैं। ये कब की बात है? 1182 AD की बात है, जब बैटल ऑफ महोबा हुआ था। इस बैटल में सब्जेक्ट मैटर था अलग खंड का, 12th सेंचुरी में। इट इज एन अर्ली पोएटिक वर्क इन हिंदी विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द बैलेट्स डिस्क्राइबिंग द ब्रेव एक्ट्स। किन किन लोगों ने पढ़ी है? नहीं बच्चों ने अपनी पढ़ी तो है, तभी जब बच्चे अपने जवाब दे पा रहे हैं। हेलो 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 एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नोन एज जीजा का भुक्ति इन अर्ली मेडिवल इंडिया? रोहेलखंड, बुंदेलखंड, डेक्कन या सौराष्ट्र? सुन लो, आज के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा टफ है। हेलो बच्चों, चलिए बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अरे भाई ब्राइटनेस एकदम कम है, जाने ना ये क्या हो रहा है। अनमोल सिंह कह रहे हैं डी, हरीश कह रहे हैं डी, बॉबी कुमार कह रहे हैं डी, अवतार सिंह कह रहे हैं बी। ओके सौराष्ट्र, चलो 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 फटाफट जवाब। इसका जवाब है बी, बुंदेलखंड। सुनो, बुंदेलखंड जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? जीजा का भुक्ति, which was roughly corresponds to the old Mahajanapadas of Chedi. The notable kings among the Chandals of the Jiza Bhukti were Dhangas, Ghanda and Parmal, जिसके बारे में मैंने लास्ट सवाल में अभी आपको बोला था। And the legacy of the Chandals where Jiza का भुक्ति lies in। तो जिस बच्चे ने बी कहा था और जिन जिन को लग रहा था कि बी जवाब है, वो बिल्कुल सही जवाब है। अरे तुम लोग तो आज एकदम फॉर्म में लग रहे हो, धड़ाधड़। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है। अच्छा चलिए अब मुझे एक चीज बताइए। हाँ विकास गुप्ता, क्या करूं बताओ। अरे यार अब एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर क्यों नहीं किया है? आज 60 जन लाइव हैं और मात्र 34 लाइक है, ऐसा क्यों? कौन है वो नमकूल जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को? चलो 34 तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। Now, which of the following was capital of सोलंकी डायनेस्टी इन गुजरात? इनमें से कौन सा कैपिटल था सोलंकी डायनेस्टी गुजरात का? वेरावल, अनहिलवाड़ा, भरूच या फिर विसनागर? बताइए फटाफट। हाँ विकास गुप्ता तुमने कर दिया, चलो बढ़िया, गुड। अवतार ने कर दिया, विकास गुप्ता आते ही तो बहुत अच्छी बात है। अर्षित कह रहे आया है, मैम आ गई। हाँ हाँ मैम आ गई। ए डबल लाइक करने पे लाइक हट जाता है नालायक, तुमको पता नहीं? चलिए चलिए, बच्चे कह रहे हैं सी सी, अनमोल कह रहे हैं बी, ऋषि कुमार पाटिल कह रहे हैं ए, राम अवतार कह रहे हैं सी। विकास गुप्ता जवाब दो फटाफट। देवमणि सिंह कह रहे हैं सी। क्या हो गया नीरज तुमको? अक्षय राज,
बेटा ये जो सवाल है एकदम आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं हम, अगर आप कहेंगे तो आपसे फारसी भी बोलना आप शुरू करेंगे। बताइए इनमें से सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में कैपिटल क्या था? सोलंकी डायनेस्टी का गुजरात में इनमें से कौन सा कैपिटल था, राजधानी थी? अहिलवाड़ा। ओके, तो जो बच्चे ने जवाब दिया था भी उनका जवाब बहुत सही है, जैसे धीरज। चलिए 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 आप देखिए, सोलंकीज जिनका हेडक्वार्टर होता था कहाँ पे, अहिलवाड़ा में। Where patrons of Somnath, notable king was Mulraja, whose period is known as the beginning of the Gujarat culture। अब अगर मैं बात करूँ इस डायनेस्टी के बारे में, अगर मैं बात कर रही हूँ सोलंकी डायनेस्टी के बारे में बात कर रही हूँ, तो कौन से अगर राजा का मैं जिक्र यहाँ पे कर रही हूँ, मुला राजा का जिक्र कर रही हूँ, जिनके पीरियड को एज द बिगिनिंग ऑफ द गुजराती कल्चर के बारे में जाना जाता था, उनके लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट के बारे में। राजा भोज, अब इनके बारे में तो सबने सुना होगा ऑलमोस्ट, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उन लोगों ने तो खैर बाकी वो सीरियल वीरियल से देख ही लिया होगा। अच्छे से टीच करते, चलो थैंक यू। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, एक्चुअली हमारी जो क्लासेस लगती है वो कहाँ पे लगती है, इंडियन डिफेंस फाइटर पे लगती है, इसलिए आप लोग यहाँ पे मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमने यहाँ पे क्लासेस ली है। चलिए फटाफट आप लोग जितने भी टेलीग्राम के ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, आपके फेसबुक के ग्रुप हैं, वहां पे इस क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे जहां भी हो। चलो, सक्सेसर ऑफ दी मुला राजा एंड देवर। फटाफट आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। नाउ, हु अमंग द फॉलोइंग टू सिटीज वर जॉइंटली बाय सड़क ए आजम और द प्रीकर्सर ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ड बाय शेरशाह सूरी। अच्छा, आप बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे, आप लोग को तो नहीं, लेकिन जितने बच्चे अगर यहाँ पे होंगे हमारे पुराने वाले सेशन से, तो उनको पता होगा कि हमने यहाँ पे कवर करा था किसको, हिस्ट्री की एनसीईआरटी किताब से हर एक चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर करा था, उसके साथ ही पॉलिटी की भी हर एक चैप्टर को हमने कवर करा है। तो शेरशाह सूरी के बारे में जो मैंने एक सेशन लिया था उसमें मैंने बताया था एक चीज़ के बारे में कि इंपॉर्टेंट क्या सड़क आजम का किसको दिया गया था, वो जो पट्टा सिस्टम जो चलाया था, राजकीय प्रमाण जो चलाया था कि किसके पास कितनी जमीनें हैं, उसका जो चलाया था। ऋषु कुमार क्या हो गया? विजय मौर्य, कोरोना वायरस तू लिख रहा है, अरे मैं आ गया, क्यों? वी डोंट वांट यू कोरोना वायरस। कृष्णकांत दुबे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कोरोना वायरस मैं ना ले रही थी आंसर, जब तक अपना नाम तुम चेंज नहीं कर रहे कोरोना वायरस मैं नहीं ले रही। चलिए अब बताइए इनमें से किसको दो सिटी को ज्वाइंट करके नाम दिया गया था सड़क आजम का, ग्रैंड ट्रंक रोड, या फिर उसे ये कह दे प्रीकर्सर ऑफ दैट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बिल्ड किसने किया था, शेरशाह सूरी ने। देखो इसने आते थे एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा काम किया था, सड़कें वड़के में बड़ा काम किया था। अब बताइए बच्चे कह रहे आगरा एंड सासाराम। अच्छा अच्छा, कुलदीप कह रहे दिव्या मैम के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हाँ चलो, गुड आफ्टरनून बच्चा। बच्चे कह रहे हैं आगरा एंड सासाराम। सजन कुमार, धीरज, इंडियन मसल, जितने बच्चे नए हैं यहाँ पे उनका स्वागत है। तो यहाँ का करेक्ट इसका जवाब है आगरा एंड सासाराम। जैसे कि आप बता रहे थे, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो कि पहले फॉर्म हुआ था और नाम उसको उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था, उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था, और सड़क के आजम बादशाही सड़क के नाम से भी जाना। सड़क के आजम समझ रहे हो, अरे वो वाली एकदम वो राजशाही ठाट वाली चीज है, कहते हैं ना अजीमो शाह शहनशाह, वो वाला। चलो, तो सड़क आजम जिसको बादशाही सड़क भी कहते हैं, द रोड वॉज नोन एज उत्तर पथ नॉर्दर्न रूट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एज सड़क आजम और शाह रह ए आजम, मतलब ग्रेट रोड। समझ रहे हो, इतने हेवी टर्म्स हैं। एंड इट वॉज बिल्ड बिटवीन आगरा एंड सासाराम के बीच में इस ग्रेट ट्रंक रोड को बिल्ड किया गया था। कहां पे? आगरा एंड सासाराम। आगरा जो कि यूपी में पड़ता है आपका, सासाराम जो कि आपका बिहार में पड़ता है, जहां पे राजपाट जहां से किया करता कौन, शेरशाह सूरी राज करता था। कहां से? यहाँ आपका बिहार के सासाराम से। यहाँ पे उसका डोम भी बना हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बना हुआ है सासाराम में। थैंक यू सौरभ। मेरे जैसा माइंड पाने के लिए क्या करें, पढ़ाई करो, एकदम डट के अच्छे से पढ़ाई करो और हार नहीं मानना।
कहते हैं ना, मुसीबतें बहुत आती है, बस हार नहीं मानना, एकदम लगे रहना है। वंदे मातरम, जय हिंद। Now, which among the following Muslim scholar came to India during the time of Mahmud of Ghazni? महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे इनमें से कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जो था, मुस्लिम विद्वान जो था, जो स्कॉलर था, वो इनके टाइम में आया था, महमूद ऑफ गजनी। मैंने जब लास्ट टाइम मैंने सेशन कराया था, तो जिन जिन बच्चों ने अटेंड किया है उनको इसके बारे में पता है कि मैंने बताया था इसके बारे में। मुझे नजर ना लग जाए, तुम लोग नजर थोड़ी लगने दोगे। चलो पढ़ो शांति से। बेटा पहले बता दो, टिकटॉक ना है कि फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, सुन लो। चलो, बच्चे कह रहे हैं साई कुमार, अनमोल सिंह कह रहे हैं सी, रामेश कह रहे हैं 5 का सी, बॉबी कुमार कह रहे हैं बी। अच्छा हाँ, इन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा अलबरूनी, साई कुमार ने कहा है माँ का लाडला ने कहा है अलबरूनी। अरे माँ का लाडला नहीं, नीरज कुमार इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? मैं डेली यहाँ पे क्लास नहीं लेती हूँ, मेरी डेली क्लास होती है इंडियन डिफेंस फाइटर के चैनल पे। वहां पे सुबह 6 बजे की मेरी क्लास होती है, वहां पे करंट अफेयर की, और रात की 9:30 बजे की हिस्ट्री और पॉलिटी की। कोई बात नहीं बच्चा, मैं आप लोग को हिंदी में भी समझा रही हूँ बोलने के साथ। सुजीत कुमार थैंक यू, थैंक यू संजय। अलबरूनी, बरूनी, हाँ हाँ चलो। तो उनके टाइम में कौन आए थे? बहुत ही जाना फैक्ट है, 2-3 बार स्पेशली आपके एसएससी में और रेलवे में ये सवाल जो है बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अल बरूनी जो है उसके टाइम में आए थे अबू रेयान बरूनी। पूरा नाम सुन लो, लैटिन में अल्बरूनिस was a Persian scholar and polymath of the 11th century. He accompanied the Muhammad Ghazni in his conquest to South Asia. Al-Biruni was the first Muslim, Al-Biruni जो है वो फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर थे जो कि इंडिया में आके जिन्होंने स्टडी करी थी। And its Brahmanical tradition, he is called the father of Indology and the first anthropologist. He is one of the earliest and greatest polymathists. इस्लामिक वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो उनकी वहाँ पे बहुत इज्जत थी, क्योंकि और ये पहले मुस्लिम स्कॉलर थे जिन्होंने इंडिया में आके शिक्षा को प्राप्त करा। एक चीज़ और बताती हूँ तुम लोग को, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में किन किन लोगों को पता है? अगर नहीं पता है नालाई को तो डूब मरो तुम लोग। चलो, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में किन्हें किन्हें पता है? मैम प्लीज गिव योर क्लास लिंक इन दिस क्लास। अच्छा ठीक है, आप लोग टाइप कर लो इंडियन डिफेंस फाइटर, वहां पे आप लोग को मिल जाएगी क्लास अपनी। चलिए, टेलीग्राम चैनल है दिव्या मैम अनअकैडमी, @दिव्या मैम अनअकैडमी। चलो सुनो, हाँ जी देखो, गुप्ता पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी का जो था हुआ था तुम्हारा क्या फॉर्मेशन, ठीक है, इन लोगों ने बनाया था। अब अगर मैं सीधे आती हूँ हर्षवर्धन के टाइम पे आती हूँ, हर्षवर्धन के अगर मैं टाइम पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अल बरूनी की बात हो रही कि फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर थे, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम के टाइम पे जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटी है, उस टाइम से मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को उतने नाम में थे, पता है लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए उस टाइम पे सालों पढ़ाई करते, तैयारी करते थे। यहाँ पे ह्यून सांग आए थे जो चाइनीज थे, जिन्होंने यहाँ आके पढ़ाई करी थी। ह्यून सांग जो कि चाइनीज थे। अब इनकी किताब से हमें जिक्र मिलता, अब चूंकि मैं इनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनकी किताब से ही हमें जिक्र मिलता है कि उस वक्त के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी में आपकी एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, आपकी क्या संस्कृत की पढ़ाई होती, आपकी मेडिसिन की पढ़ाई होती थी, हर एक चीज़ की पढ़ाई होती थी। और सारे जितने जापानीज हैं, जितने चाइनीज़ हैं, वो लोग यहाँ आके पढ़ने को इतने मतलब क्या बोले, जैसे आज तुम्हारे साथ होता है ना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, कैसी वाली वो हलचलाहट होती है, सेम उसी तरीके से। हाँ जी साई कुमार, डेविड ब्लैक, हाँ। अब वहाँ पे सिनेरियो था, मैम नाम क्या रखूँ? जो तुम्हारा नाम है कोरोना वायरस वही रखोगे, तुम अपना नाम कोरोना वायरस हटाओ पहले। अब देखो कोलकाता नीरज कुमार। अब सुनो ध्यान से एक बात को सुनो, यहाँ पे हिंद सांग जो थे जब आए थे
तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे इस्लामिक इन्वेजन जो था वो भी हो चुका था। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी की जब लाइब्रेरी जब जलाई गई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की, वो 6 महीने तक जली थी। इतनी किताबें थी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। आज आपका एक फ़ोन खो जाता है, आज आपका लैपटॉप अगर खो जाए, आपका फ़ोन स्पेशली अगर खो जाए, तो हम लोग की जान निकल जाएगी। हमारा तो सब कुछ था उसमें, सब कुछ कहाँ चला गया? अब हमने क्या करना है? तुम सोचो, हमारे पास वो सारी किताबें थी, तब लिख लिख के हर एक चीज़ को लिख लिख के रखते थे, हर एक चीज़ को लिख के रखते थे। अब क्या होगा? समझ रहे हो बातों को? 6 महीने तक लगातार सिर्फ किताबें जली थी, 6 महीने तक। मतलब कितनी किताबें थी, कितना नॉलेज था। हमारा सारा सारा का सारा नॉलेज तो सारा का सारा बर्बाद कर दिया गया। और अब कहते हैं कि बताओ, नहीं बच्चा, यहाँ तो इलेक्शंस चल रहे हैं पता होगा आप लोग को। अलाई दरवाज़ा इज़ अ गेटवे टू विच मॉन्यूमेंट्स? अलाई दरवाज़ा जो है ये किस मॉन्यूमेंट्स का गेटवे है? कुतुब मीनार का, जमा मस्जिद का, हुमायूं टोम का, या फिर सफदरगंज टोम का? बताइए। चलिए चलिए चलिए, बताइए जल्दी जल्दी। बच्चे कह रहे हैं डी, डी, बी, बी, सी, डी, पूजा डी। ओके चलिए, मैंने पूछा था अलाई दरवाज़ा, याद रखना, ये कुतुब मीनार का गेटवे है। मामलुक डायनेस्टी, ठीक है, डज नॉट एम्प्लॉय द ट्रू इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल एंड यूज द फॉल्स डोम्स एंड द फॉल्स आर्क्स। अगर मामलुक डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने सही तरीके की इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं अपनाया था। उन्होंने फॉल्स डोम्स वगैरह इस्तेमाल किए थे, जो कि लगते हैं टोम्स वगैरह का, आर्चेस। द फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका ले लें तो ट्रू आर्क और ट्रू डोम कहाँ पे किया गया था? अलाई दरवाज़ा में किया था, विच इज़ लोकेटेड वेयर? इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स। इट वॉज बिल्ड बाई होम? अलाउद्दीन खिलजी इन 1311। सुनो, ज़्यादा मूवी देख के इसके बारे में तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। 1311 AD के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें पता ना है ये कैसा क्रूर सा शासक था? रणवीर सिंह ने आगे उसे जस्टिफाई कर दिया है? अरे माँ का डाटा, तुम यहाँ भी, या फिर अच्छा शायद तुम लोग नाम एक ही जैसा रखते हो, आई गेस। मुझे लगा अभी पिछली वाली क्लास में था हाय 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 हाय। चलो आगे बढ़ते हैं। When was गुरु नानक देव born? गुरु नानक देव का जन्म तिथि कौन सा है? उनका जन्म कब हुआ है? 15 अप्रैल 1469, 15 अप्रैल 1569, या 15 अक्टूबर 1469, या 10 मार्च 1469? बताइए फटाफट। हाँ ठीक है पंजाब पुलिस, सुन लिया मैंने, चुप हो जा अब। अरे सुजीत थैंक यू। क्लास को तुम लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ है सारे लोग? यस धीरज, बिल्ड बाय अलादीन खिलजी। लेकिन मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। हाँ तो पढ़ो, बताओ 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 बताओ। अच्छा उसको जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही। हाँ सोते समय क्लास चलो, बच्चे कह रहे हैं ए, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, साई कुमार कह रहे हैं 15 अप्रैल 1416, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, धीरज कह रहे हैं ए। कोरोना वायरस तुमने 2 बार लिखा, कहाँ लिखा कोरोना वायरस? क्या लिखा तुमने? तुम्हारा तो मुझे नहीं दिख रहा है, ऊपर तक मैंने पूरा देख लिया। धोखा दे रहे हो तुम। चलो अब इसका जवाब बिना देर किए वे फटाफट जानते हैं। तो 15 अप्रैल 1469 को, जिस दिवस को एज अ प्रकाश दिवस जो है मनाया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए चीज़। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर आर्ट? इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? अगर मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? विजयनगर आर्ट के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ। हम्पी, पतादकल, अमरावती या पुरी? बताइए।
बेटा सुन लो, सब तुम लोग के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर निकाले हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से निकाले हुए सवाल है सारे के सारे, उसके बाद तुम लोग को जवाब देने में तकलीफ है तब तुम लोग को तो मार खाओगे। बताइए बताइए बताइए। अच्छा शोएब खान, क्या तुम्हारा नाम ले, चलो कर लिया। हाँ बाकी लोग इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को पता है, दिव्या त्रिपाठी ADV, एडवोकेट का ADV। हाँ पूजा सही कहा तुमने। हाँ ठीक है मैं रखती है, चलो। व्हाट वाज दैट, ओ माँ को थ्रू लो, ओ माय गॉड, तुम लोग ना ये मीम के चक्कर में ही रह जाओगे एक दिन। बिल्कुल सही जवाब, इसमें सबका एक साथ सही हुआ है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात पे। हम्पी, हम्पी, हम्पी इज एन एशियंट विलेज इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे है, साउथ इंडियन स्टेट, जो कि कहाँ पे, कर्नाटका में। इट वॉज बिल्ड बाई हुम, विजयनगर एम्पायर, ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर तुंगाभद्रा। इज अ 7th century ऑफ द हिंदू विरूपाक्ष टेम्पल वॉज बिल्ड, 7th century में। कभी सभ्यता पे कभी जोर दियो, कभी सोचो, कभी इस बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ते हो सोचो कितनी पुरानी से ये सभ्यता ये चली आ रही है, किस तरीके से। हाँ हम्पी की डम्पी कर दो। हाँ त्रिपाठी खानदान से हैं, और कुछ, चलो इसको देखना और समझना। आउट ऑफ कैपिटल ऑफ अकबर्स किंगडम बुलंद दरवाजा, पंचमहल एंड अकबर मौसोलेम विच आर लोकेटेड इन द सेम प्लेस। इन जो मैंने जगह का नाम लिया, बुलंद दरवाजा का, पंचमहल का, अकबर का जो मौसोलेम था, वो सारी जगह एक कहाँ पे लोकेटेड है एक साथ। अब ऑप्शन देखो, पंचमहल और अकबर का मौसोलेम एक साथ लोकेटेड है, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और अकबर का जो वो मौसोलेम है वो लोकेटेड है एक साथ। ऑप्शन A, B, C या D बताओ। या कैपिटल जो है अकबर के किंगडम का, बुलंद दरवाजा जो है, जो पंचमहल जो है वो एक साथ लोकेटेड है। इनमें से तुमको बताना है मुझे करके कि कौन सा एक साथ करना है। अरे टिकटॉक क्यों, पढ़ लो थोड़ा सा, दिन भर तुम लोग का ध्यान बस टिकटॉक बनाने में रहता है, यहाँ पे टिकटॉक टिकटॉक कर रहे हो बैठे बैठे, पढ़ाई पे ध्यान ना है तुम लोगों का। थैंक यू आशीष कुमार। ठीक है लेकिन पढ़ भी लो थोड़ा सा। चलिए, कह रहे हैं आफरीन खान कह रही है, तो तुम लोग ना बताए, लड़की बता रही है जल्दी जल्दी। आफरीन खान कह रही है सी, साई कुमार सी, अच्छा साई कुमार बेचारे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। ओके, सेजल कह रही है बी, चलो इसका जवाब है सी। अब देखो, कैपिटल ऑफ अकबर का किंगडम, बुलंद दरवाजा और पंचमहल जो है ये कहाँ पे एक साथ है, याद रखिएगा। कहाँ पे, सिकंदरा में, जो कि फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कितने लोग हैं फतेहपुर सीकरी? कृष्णा वन, हु वॉज किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शिव टेम्पल्स ऑफ एलोरा, अजंता केव, या फिर खुजारो टेम्पल्स, या फिर एलोरा केव्स? बताइए फटाफट। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि टफ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अगर क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं बनाओगे तो एग्जाम में जाके सब कुछ टफ लगने लगेगा। अगर तुमने अभी से सब कुछ जो है इजी बना देना तो एग्जाम में तुम्हारे लिए वो चीज़ें इजी रहेंगी। यहाँ अभी से अगर टफ करोगे ना तब हो गया फिर। बच्चे कह रहे मैम सी सी सी, ओके। देखो अब शिव टेम्पल्स ऑफ एलोरा क्यों है मैं उसका बताती हूँ। कृष्णा वन जो है, फॉर कंप्लीटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राष्ट्र सुप्रीमेसी ओवर द डोमिनियंस ऑफ द चालुकाज, लास्ट बंदनी चालुकाज जो हुए थे कृति वर्मन टू, उन्होंने डिफीट किया था किसको? दंडी दुर्गा को। बट वहाँ पे वो पावर में फिर भी रह जाते हैं टिल 757 AD व्हेन ही वाज डिस्ट्रॉयड बाय कृष्णा वन, जब उसको वापस से खत्म कर दिया जाता है किसके द्वारा? कृष्णा वन के द्वारा। नाउ दिस इज द मेंशन इन कहाँ पे? कॉपर प्लेट ग्रांट ऑफ गोविंदा 3। अब ये सारी बातों का मेंशन कहाँ से मिल रहा है हमें?
कैसे पता इन सारी चीज़ों के बारे में? ये कहाँ पे मेंशन किया था? कॉपर प्लेट ग्रांट ऑफ गोविंदा थर्ड में। कृष्णा वन इज द बेस्ट नोन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मोस्ट मार्वेलस आर्किटेक्चरल वर्क इन इंडिया, दैट इज कालियास टेम्पल। अगर कृष्णा के बारे में बात करें, कृष्णा वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो जाने जाते हैं अपने आर्किटेक्चरल वर्क के वजह से। जैसे अगर उनके कुछ अगर काम को ले लेंगे तो कालियास जो टेम्पल है वो उनके द्वारा किया गया, जो कि एलोरा में है। कालियास टेम्पल इज द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड मोस्ट ऑपुलेंट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आउट आर्किटेक्चर इन इंडिया, याद रखिएगा। कोरोना वायरस कह रहा है यहाँ बस मैं हूँ, तो आप हाँ बच्चा आशीष। चलो, इन विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स जयचंद्रा वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय महमूद गौरी। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन से बैटल के दौरान पे जयचंद्रा को डिफीट कर दिया गया था और मार दिया गया था? किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। किस बैटल में हुआ था? बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ चंदावार, बैटल ऑफ तरेन। बैटल ऑफ तारेन याद है? बैटल ऑफ तारेन 3, बैटल ऑफ तालीकोटा। बताइए फटाफट। हाँ बच्चा, इंडियन डिफेंस फाइटर चैनल पे। चलिए बताइए। बोलो आशीष, क्या हुआ? यस मंजीत यादव, वहां भी पढ़ाती हूँ, बोलिए। एक्चुअली हमारी क्लासेस वहीं पे लगती है। कहाँ पे? इंडियन डिफेंस फाइटर चैनल के ऊपर। तो जो लोग वहाँ तक अभी आए नहीं हैं, आप वहाँ पे आ जाइए। तो वहाँ पे आप लोग को सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, और शाम को आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी। चलिए, बैटल ऑफ चंदावर की मैं बात कर रही हूँ। जयचंद्र वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी को कब मोहम्मद गौरी ने मारा था? बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद्र को हरा के और उसके बाद मार दिया था। बैटल ऑफ चंदावर हुआ था किस दौरान पे? 1193 से लेके 1194 तक में। कब? एक सेकेंड, इसका डेट जो है कहीं पे एनसीईआरटी में तुम्हें 1193 दिखेगा। अगर तुम कुछ और सोर्सेज की अगर बात करोगे तो वो सोर्सेज कहते हैं 1194। तो इसे रखा गया है इन दोनों डेटों के बीच में, ठीक है? बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड। इसलिए कोरोना वायरस क्योंकि तुम्हारे घर से फ्री में आया था ना, इसीलिए। चलो पढ़ो। ईती, कवादी एंड इरादी आर नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग संगम एज। ये जो मैंने तुमको बताया, ईती, कवादी और इरादी, ये इनमें से किस संगम एज के बारे में बात कर रही हूँ? क्या मैं टैक्सेस की बात कर रही हूँ? ये क्या टाइटल्स हुआ करते थे पहले? ये टैक्सेस हुआ करते थे इस तरीके के, ईती, कवादी और इरादी, या फिर टाइटल हुआ करते थे, या फिर किसी प्लेसेस का नाम हुआ करता था, या फिर फसल का नाम था, क्रॉप्स का नाम था? क्लास को आप लोग पहले शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? पहले मुझे ये जवाब चाहिए। नेशन वॉन्ट्स टू नो व्हाई। अरे कोरोना वायरस तो बड़े प्यारे के लिए बोलता है, ओके। बताइए 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 बताइए, फटाफट बताइए। अमनदेव आ गए तुम, बाकी लोग कहाँ हैं? अमनदेव, बड़ी संगम में टफ क्वेश्चन। चलो 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 चलो, टफ क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ टाइटल्स के बारे में। इति, कवादी, इरादी जो है टाइटल्स हुआ करते थे कहाँ पे? संगम एज के दौरान पे। संगम एज वाज अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एशियंट तमिलनाडु और केरला के बारे में बात कर रहे हैं। अरे अमनदेव, तुम तो फिर इस ग्रुप में नहीं हुए, चुप ही बैठ जाओ। चलो, इबादत खाना which was constructed by अकबर at फतेहपुर। अगर तुम लोग एक बात बताओ, बोलते हो शेयर करने से मैम कंपटीशन बढ़ेगा, एक बात बताओ, तुम लोग अगर यहाँ पे शेयर करें तुम लोग का कंपटीशन बढ़ता, तुम लोग एग्जाम में जाके कैसे क्वालिफाई कर पाओगे बच्चा मेरा? बहुत सारे जो बच्चे एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करोगे? वहां पे तो टफ टफ तुम्हारे साथ सिनेरियो आएंगे,
तुम लोग अगर भीड़ से डरोगे, अगर तुम लोग कंपटीशन से डरोगे, अगर तुम लोग प्रतियोगिता से अगर डरोगे, तो फिर तुम प्रतियोगिता परीक्षा कैसे दे रहे हो बच्चा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों दे रहे हो? फिर अगर कॉम्पिटिशन से ही डरना है और जिस एग्जाम का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसी से डर रहे हो, तो फिर कैसे हो पाएगा? बात करते हैं इबादत खान के बारे में। मजा तो तब आता है जब कहते हैं चलो आ जाओ सारे के सारे, और मुझे अपनी नॉलेज पे है पूरा का पूरा भरोसा। अब आके देखता हूँ कि मेरे से ज्यादा कौन अच्छे से जानता है। सारे बच्चे कह रहे सी आफरीन खान, discuss the matter related to the propagation of Islam, discuss the matter related to the expansion of Din Ilahi, discuss matters related to all religion, discuss matter related to all Hinduism। बिल्कुल सही जवाब। इसका जवाब क्या है? यहाँ पे किसके बारे में बात होती थी? सारे जितने भी मैटर्स रिलेटेड रहते थे, बाकी जितनी भी रिलीजन थे, उन सब के बारे में। अबू फैजल ने इनकरेज किया था अकबर के लिए कि आप डिबेट के लिए इनकरेज किया था, डॉक्ट्राइन और फिलोसफिकल इंक्वायरी के लिए। अकबर ने डिस्प्ले किया था क्यूरियोसिटी इन दिस डिस्कशन। अकबर का बड़ा उसमें भी बड़ा भागीदारी रही थी अकबर की, वो बहुत क्यूरियोसिटी उसकी रहती थी जानने के बारे में, डिस्कशन के बारे में, क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है। अब दिस डिबेट टुक प्लेस इन द इबादत खाना या फिर हॉल ऑफ वर्शिप। ये जो डिबेट होता था, ये जो डिस्कशन होता था, ये डिस्कशन कहाँ पे हुआ करता था? देखो, कोई भी सवाल जब पढ़ा रही हो ना, उस सवाल से सवाल को बाकी को रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे इससे 2 सवाल बन सकते हैं आपके, ठीक है। कहाँ पे होता था ये जो डिबेट होता था, ये जो डिस्कशन होता था, डिस्कस द मैटर रिलेटेड टू ऑल रिलीजन, ये कहाँ पे होता था? इबादत खाना या फिर हॉल ऑफ वर्शिप। अब द इबादत खाना इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बी दीवान खास विच वॉज फाउंडेड इन 1574 एट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। It was opened for Sunni Muslim initially and was open to all religion। सबसे पहले जो फतेहपुर सीकरी में इसको देखो ओपन किया गया था, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में सुन्नी मुसलमानों के लिए। मुस्लिम में आपको पता है कि 2 सेक्ट होते हैं, एक सुन्नी मुसलमान होते हैं, एक सिया होते हैं, ठीक है। जनरली 2 सेक्ट होते हैं, बाकी बहुत सारे सेक्ट ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वहाबी हो गए, वापस हो गए। वहाबी मूवमेंट किन को पता कर बताना वजह वॉज ओपन टू, फिर उसके बाद बाकी सारे रिलीजन के खोल दिए गए, जितने भी सूफी थे, शिया थे, क्रिश्चियन थे, ज़ोरोस्ट्रियन थे, हिंदूज थे और जैन थे, उन सब के लिए खोल दिया गया। अच्छा, किन किन लोगों को मेरी आवाज धीरे आ रही है प्लीज जरा मुझे बताइएगा। क्या तुम लोग इतने सारे कमेंट्स कर गए? हाँ स्नेहा मई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके। गुड आफ्टरनून। अच्छा, थोड़ा और स्लो बोलूं, थोड़ा और धीरे बोलूं? ठीक है, बताओ मुझे। पूजा फाइट कर तुम लोग ना, बस यहाँ पे यही करो। चलो, The Rotwari system, which was instituted in some part of British India, was one of the 2 main systems used to collect revenue from the cultivators of agricultural land. It was originally introduced by एक रोतवारी सिस्टम हुआ करता था जो कि ब्रिटिश इंडिया के पार्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश इंडिया किनको कहते थे? जहाँ पे ब्रिटिशर का राज था, भारत के उन हिस्सों पे जहाँ पे अंग्रेजों का राज था, उसे हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया पार्ट, ठीक है। तो वहाँ पे 2 टाइप के मेन सिस्टम हुआ करते थे। वो सिस्टमों को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था? रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, और कल्टीवेटर से एग्रीकल्चर लैंड के लिए। अब बताइए, ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो रोतवारी सिस्टम जो था, ये इंट्रोड्यूस कराया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, या फिर हुमायूं के द्वारा? एवरीथिंग इज ओके, थैंक यू धीरज। शादाब थैंक यू बच्चा, सही है मैडम। चलिए, अच्छा कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं। धीरज कह रहे 1802, अमनदीप कह रहे डी, नाजिया सी, धीरज सी, बच्चे कुछ कह रहे डी ए। ओके, हिटलर बाबू, अच्छा क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जिन जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे देखो, इसका जवाब होगा बी, शेरशाह सूरी। रोतवारी सिस्टम जो था ओरिजिनली, अगर बात करेंगे इसकी, बाद में बाकी लोगों ने इसका क्रेडिट ले लिया, लेकिन अगर ओरिजिनली अगर बात करोगे तो इसको इंट्रोड्यूस शेरशाह सूरी ने किया था। क्या लिख रहे हो?
बच्चे क्या डिस्ट्रैक्ट, तुम लोग पढ़ोगे नहीं। देखो जरा, ही हैड सर्वेड द इंटायर लैंड, जैसे कि मैंने तुमको बताया था, जो बच्चे मेरे पुरानी सेशन में उनको पता है इसके बारे में, मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी जो था उसने सारे इंटायर लैंड पे पहले सर्वे किया। अंडर कल्टिवेशन लैंड में उसने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी। देखो, एक तो रोड सड़कें बहुत बनाए, उसने कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत किया था। कहते हैं जीटी रोड के बारे में, वैसे देखो कहते हैं कि जीटी रोड इसने बनवाया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं कि जीटी रोड इसने बनवाया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसने मरम्मत करवाया था, लेकिन कहीं कहीं किताबों में आपको ये भी जिक्र मिलेगा शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया था। ठीक है, अब देखो, इन्होंने पट्टा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया था। पट्टा सिस्टम उनको, जो पुराने लोग हैं अभी भी वहाँ पे, यहाँ पे शेरशाह सूरी का बिहार के जितने पुराने लोग, उनके पास आज ही पट्टा वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा ही। जिन जिन लोगों के पास ज़मीनें थी उन लोगों को राजकीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता था कि हाँ भैया, इस आदमी की इतनी ज़मीनें थी। सबकी काउंटिंग होती थी, जनसंख्या की काउंटिंग होती थी, उसके बाद उनको प्रोवाइड कराया जाता था। बता रही समझ में? अरे वाह मनदीप, मजाक करता रहता, तुम लोगों को नहीं पता है। अब देखो इधर, he had surveyed the entire land under cultivation of his territory and fixed per bigha due to on the basis of the average of 3 rates representing good, middle और low soil। हाँ, उसने ज़मीन के पास, कौन किसने लिखा है? मेरे पास आज भी है। अच्छा, वेरी गुड। अरे भाई, मैं नॉर्मल होके ही हूँ, अब और कैसा नॉर्मल होके आया जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। चलिए, उसने सर्वे किया था सारे के सारे लैंड का। उसके बाद जितने भी उसके टेरिटरी के अंदर, मान लो उसका जैसे बिहार पड़ता था, उसके पूरे टेरिटरी के अंदर, मैं बात कर रही हूँ बिहार के बारे में, शेरशाह सूरी का राज वहीं पे था, तो यहाँ पे वो पूरा सर्वे करता था और कहाँ कहाँ पे अपने लैंड को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था अलग अलग पार्ट में। हर एक का बीघा फिक्स किया सबसे पहले, किसके पास कितना लैंड है, कितना बीघा है। उसके बाद 3 रेट के हिसाब से निकाला ज़मीन का रेट जो था, जैसे कि गुड्स कितना प्रोड्यूस हो पाता है, वहाँ की सॉइल जो है किस टाइप की सॉइल है, बंजर भूमि है, उपजाऊ भूमि है, मिडिल लेवल सॉइल है या फिर लो लेवल सॉइल है, किस टाइप की सॉइल है, कौन सी वहाँ पे जो मिट्टी है वो पाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे कराया गया था। (1526) is a significant in India's history because of 1526 का जो डेट है, ये इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डेट है। ऐसा क्यों? इस दिन क्या हुआ था? 1526 AD की बात कर रही हूँ मैं। फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर हुआ था नॉर्थ इंडिया में। क्या फाउंडेशन रखा गया था मुगल एम्पायर का? अराइवल हुआ था, इब्न बतूता आया था, या फिर वास्को डे गामा आया था, या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आई थी इस दिन। अच्छा अरविंद कुमार, समझ गए। बोलो अभिमन्यु, क्या हो गया? अमनदीप कह रहे ए आफरीन खान, ए धरंजय सिंह, ए नाजिया। देखो, इस दिन बिल्कुल सही जवाब, फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। बाबर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, एक सेकेंड, बाबर आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526 फाउंडेड बाय मुगल एम्पायर इंडिया। बाबर के बारे में अब सबसे पहले मैं बता दूं, बाबर के बारे में, अब चूंकि 1526 ये जो डेट है आपकी, इस वक्त पे आगाज, इस वक्त पे आया था कौन? मुगल जो था, मुगल एम्पायर का पहला संस्थापक कौन था? बाबर। देखो, इसको इनवाइट करने में पंजाब का जो दीवान था उनका हाथ था, महाराणा सांगा और बहुत सारे जो लोग थे, मैंने पढ़ाया था इसको हिस्ट्री के चैप्टर में भी। इन लोगों ने सोचा, क्या हो गया? चलो चलो चलो, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना, बस चीज़ों को नहीं सुनोगे तो नहीं होगा।
बाबर को इनवाइट किया गया था। बाबर एक उज़्बेकिस्तान में था ये, ठीक है, और ये जब यहाँ आया था जब इंडिया में, तब इसने उज़्बेकिस्तानी तकनीक का भी इस्तेमाल किया था इब्राहिम लोदी से लड़ते वक्त। याद रखना, पानीपत के टाइम पे। अब सिनारियो देखो, बाबर यहाँ आता कैसे। इन लोगों को लगता है, पंजाब के जो दीवान थे, उसके बाद आपका महाराणा सांगा और बाकी लोगों ने सोचा था कि इब्राहिम लोदी को हराएंगे, इसको सत्ता से उतारेंगे, तो हम एक काम करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं अपने देश में। और जिस तरीके से तैमूर अली खान जो था, एक तरीके का इन्वेड किया, वो इंडिया में आता है, धन दौलत लेकर चला गया, उसने यहाँ पे राज नहीं किया। उनको लगा कि हम बाबर को बुलाएंगे, उन लोग के पास तो अजीबोगरीब तकनीक रहती है, हम इब्राहिम लोदी को तब हरवा देंगे, और जब इब्राहिम लोदी जब हार जाएगा, जब गद्दी से हट जाएगा, तो हम उसको पैसे देके बाबर को यहाँ से चला देंगे, रवाना कर देंगे। उनको ये पता नहीं था कि जो बाबर था, बाबर उसके बाद, अरे वरदान आ गए, तुम कहाँ थे इतनी देर तक, पिछली क्लास में भी नहीं थे? यस धीरज, राइट। अब सुनो, हाँ, दौलत खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, उसने इनवाइट किया था। अब जब ये भारत में आता है तो देखो, लालच तो होना लाजमी है। अब ये आया, इसको यहाँ पे हो गया लालच। खैर, इसने दो तरीके की तकनीक इस्तेमाल की थी, रुमानी तकनीक इस्तेमाल की थी सबसे पहली बार। तो ये क्या करता था, इसकी एक तकनीक थी कि दो व्हीकल्स के बीच में, दो गाड़ियों के बीच में पीछे से तोप को छुपा के रखता था और वहां से वार करता था। एक और इसका जो तकनीक था, उस तकनीक के थ्रू ये क्या करता, दुश्मन की जो टुकड़ी थी उसको अलग अलग तरीके से घेरता था, रुमानी तकनीक का इस्तेमाल करता था। अब बहुत सारे हथियार ऐसे थे जो यहाँ के लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे। जाहिर सी बात है, ये बाहर से लेके आ रहा है, अब यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है सिनेरियो। उसके बाद ये रह जाता है, फिर ये आफत बन जाता है, किसकी वजह से? मैम, बाबा हमारा क्या लिख रहे हो? यस वरदान, वो गया नहीं, बल्कि वो यहाँ पे रूल करना शुरू किया। जैसे कि मैंने बार बार कहा है, सबसे पहले जिहाद का नारा किसने दिया था? सबसे पहले जिहाद का नारा बाबर ने दिया था। देखो होता क्या है, जब ये वापस नहीं जाता है, तब सारे लोग कहते हैं यार ये तो राज करने लगा अब तो, इब्राहिम लोदी को हरा के। और अपनी किताब में अपना जो इसने बाबर नामा लिखा है, उसमें से साफ साफ मेंशन करा था कि इब्राहिम लोदी जो है एक नौसिखिया जवान है, इसने अपनी किताब में कहा है बाबर ने। जब बाबर देखता है, जब बाबर वापस नहीं जाता, तब महाराणा सांगा जो है इसके खिलाफ लड़ाई करने की बात छिड़ जाती है। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा होता है, तो बाबर की जो सेना थी वो घबरा के पीछे हट जाती है। वो देखती है, महाराणा सांगा, मैं कहती हूँ, उन्होंने कोई भी युद्ध कभी नहीं हारा था, एक छत्र राज था उनका, ब्रेव आदमी, किसी से डरने वाले आदमी नहीं, ठीक है, किसी से डरने वाले आदमी नहीं, वैसे वाले। उनसे डर के जब उसकी सेना जो थी बाबर की, जब वो पीछे हट गई थी, तो बाबर को लगा यार कि अब क्या करेंगे, सेना हमारी पीछे हट गई, सेना अब लड़ाई करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। तब जाके बाबर ने किया, सोचा कि चलो, उसने जिहाद का नारा दिया। और जब ये जिहाद का नारा लोगों के अंदर जब आ गया, तो अपने रिलीजन के लिए, तब वो इस नारे के लिए, तब वो वापस से लड़ते हैं, और ये लड़ाई जो होती है बाबर जीत जाता है, और वो उनकी इसमें राणा सांगा जो थे वो हार जाते हैं। किस तरीके से उनको बहुत मुश्किल से उस युद्ध से निकाला जाता है। कहते हैं कि एक जो पानी पावा की जो रस्म होती है, जिसमें सारे राजपूत राजा जो होते हैं वो एक राजपूताना झंडे के नीचे इकट्ठे होते हैं। ये आखिरी बार हुआ था महाराणा सांगा के टाइम पे, जब उन्होंने बाबर के खिलाफ जब लड़ाई शुरू करी थी, तब उन्होंने बुलाया था। यस गौरव, अच्छा देवांश, चलो थैंक यू देन। जितने लोग आ रहे हैं फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बातों को समझो। तो जब यहाँ बाबर यहाँ पे आता है, उसके बाद महाराणा सांगा को, उनके जो थे लोग थे, महाराणा सांगा के एक बार बुलाने पे सारे राजपूताना लोग आ जाते हैं। लेकिन अब देखो, बाबर से जीतना बहुत मुश्किल था, बाबर से जीतना। अब ये बाहर की तकनीक को लेके आया था, जो तकनीक यहाँ के लोगों ने देखी ही नहीं थी, उन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे। तो हारना तो जाहिर सी बात है, हारना तो था ही। तो अब उसके बाद बहुत सारे जो राजपूत थे वो उठा के लेके जाते हैं, किसको, राणा सांगा को बचाते हैं। कहते हैं उसे आधा सैनिक कहते हैं, कहते एक हाथ नहीं था, एक कविता है, तो कहते उसे एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं था, एक पाँव नहीं था, फिर भी वो इंसान उठता है और वापस से कहता है कि मैं जा रहा हूँ लड़ने। मतलब समझ रहे हो बाकियों को कितना वो जज्बा था, किस तरीके का गुर्दा था, वो देख रहे हो।
उस तरीके का। उसके बाद तो मैं एक बात एकदम क्लियरली बताती हूँ, हाँ गौरव बच्चा, मैं डिफेंस कोर्स एंड अकेडमी में, यूपीएससी डिफेंस कोर्स में पढ़ाती हूँ अकेडमी के ऊपर। अब देखिए कहते हैं, अब देखो उसके बाद जो है सारे के सारे जितने भी बाकी राजपूत थे या बाकी जितने राजा थे, सब लोगों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगर किसी ने एक छत्र राज किया था तो वो किसने किया था? महाराणा सांगा ने किया था। उसके बाद सबने अपनी बेटियों का विवाह कराना चालू कर दिया था और कहीं ना कहीं उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। हाँ जी, गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर में तो ये भी बड़ा माहिर था आपका खिलजी। अरे अभिमन्यु, थैंक यू। जय भोलेनाथ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, यस वरदान, एक छत्र राज किया था उन्होंने। अब देखो, हिंदी पोएट जगन्नाथ पंडित राज वॉज द मोस्ट फेवरेट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। अगर मैं बात कर रही हूँ हिंदी कवि के बारे में, किसके बारे में? जगन्नाथ पंडित राज के बारे में, जो कि इनमें से किस राजा के फेवरेट, उनके पसंदीदा कवि हुआ करते थे? जगन्नाथ पंडित राज किस राजा के पसंदीदा कवि हुआ करते थे? जहांगीर के, शाहजहां के, या फिर हुमायूं के? बताइए। बच्चे कह रहे सी अकबर, नाजिया खान बी। ट्रू देवांश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ बोलो अरविंद। किसका? शाहजहां, शाहजहां। जिन बच्चों ने बी कहा बिल्कुल सही जवाब है उनका। हिंदी पोएट जगन्नाथ पंडित, जो कि सबसे फेवरेट पोएट थे किसके? शाहजहां के। ही सर्व्ड एज अ मुगल एम्परर ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां। आगे बढ़ते हैं। Who among the following मुगल रूलर्स took measures against the practice of सती? इनमें से किस मुगल रूलर ने, किस मुगल शासक ने ये जो पहले सती प्रथा चलती थी उसके खिलाफ जो था एक्शन लिया था? सती प्रथा, बताओ। जहांगीर, अकबर, या फिर शाहजहां, या हुमायूं? बच्चा यूट्यूब पे भी मेरी क्लास चल रही है इंडियन डिफेंस फाइटर के ऊपर। हाँ जी के पढ़ाती हूँ आप लोग को, बिल्कुल। बच्चे कह रहे हैं अकबर, अनुज कह रहे हैं, साक्षी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं अकबर 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 अकबर। जहांगीर, ओके। जवाब है अकबर। अकबर जो मुगल एम्परर था, कहीं ना कहीं देखो बाकी मुगल के राजाओं से तो बहुत बेहतर था। ये सती प्रथा के अगेंस्ट था एंड ही हैड अलाउड सती टू टेक प्लेस ओनली इफ वाइफ वेलिंगली वांटेड टू फॉलो इट। उसने तभी अलाउ करा था अगर औरत अपनी मर्जी से सती प्रथा को फॉलो करना चाह रही। सती प्रथा में होता क्या था? देखो, अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सर को गोद में रख के चिता पे बैठ जाती थी और फिर उनको आग लगा दी। कहा जाता था कि 7 जन्मों का रिश्ता है, तो अगर पति का अगर डेथ होगा तो वाइफ को भी मरना पड़ेगा। देखो गलत क्यों होता था ये? बूढ़े बूढ़े लोगों की जो शादी थी ना, अब वो छोटी छोटी औरतों से, कम एज की औरतों से हो रही, तो जाहिर सा बात है जिसका एज बूढ़ा है, जिसका एज ज़्यादा है, वो जल्दी मरेगा। तो मरेगा तो ज़बरदस्ती जला दोगे भाई, ये थोड़ी होता है। देखो, तो ये कहा गया जिसका मन करे उसको भी नहीं जलाना चाहिए, वो भी गलत है। लेकिन चलो ठीक है, अब एक बार में तो रिफॉर्म नहीं ला सकते हो, धीरे धीरे रिफॉर्म लाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कट कर करके। हाँ चलो, ये नहीं ये नहीं ये, तब जाके आहिस्ते आहिस्ते कुछ भी प्लेस होता है। बात समझ रहे हो? नहीं मोहित, सॉरी बच्चा। लेकिन कोई नहीं, मैं आप लोग को समझा तो दे रही हूँ हिंदी में। हाँ हाँ, बाबर तुम्हारा औलाद था, समझ रही हूँ मैं, एकदम समझ रही हूँ।
अब देखो, तब अकबर ने कहा था कि जो औरतें खुद अपनी मर्जी से चाह रही, तभी बहुत ज़बरदस्ती होता था, ज़बरदस्ती लोग बैठा देते थे कि नहीं तुम भी जल जाओ। यार सोच लो, जिंदा जला देना मतलब रूह कांप जाती है एक बार सोच के ही। हाउ मेनी टाइम्स वुमेन वेर फोर्स्ड टू कमिट सती और पुश्ड इनटू फ्यूनरल पायर बाय हर ओन रिलेटिव एंड दिस वाज अगेंस्ट द लॉ। कई बार ऐसा होता था कि औरत नहीं जाना चाहती थी, नहीं सती होना चाहती थी, और उसे ज़बरदस्ती उसके रिलेटिव जो थे चलती हुई चिता में ढकेल देते थे, धक्का देते थे, उसे ज़बरदस्ती बैठाते थे। तब ये क्या था, उस वक्त अकबर ने जो कानून बनाया था उसके खिलाफ था। उस टाइम पे अकबर ने ये फोर्स्ड ये जो फोर्सफुली जो सती प्रथा कराई जाती थी उस पर बैन किया था। जब इंसिडेंट हुआ था उसकी वाइफ की कजन रानी दमयंती के साथ, उसकी बहन की, अकबर बैंड द फोर्स। उसका रीजन क्या था, अकबर बैंड फोर्स सती आफ्टर इंसिडेंट विथ हिज वाइफ्स कजन रानी दमयंती। क्या हो गया धीरज? Which of the following Mughal emperor is famous for his golden chain of justice? इनमें से कौन सा मुगल एम्परर फेमस था अपने गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस के लिए? अकबर, शाहजहां या बाबर? तुम्हारा आर्मी एग्जाम में तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी बेटा। सिर्फ मूवी की बात नहीं है, अगर आप कुछ किताबें भी पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा सती प्रथा के बारे में। इतना आसान नहीं होता था पहले कि बस ऐसे ही बस भाग गए और हो गया। चल, जहांगीर वॉज अ मुगल एम्परर जिसको कि फेमस था किस चेन के लिए? ठीक है, यहाँ पे जहांगीर को एक चेन के लिए जाना जाता था, जस्टिस के लिए। जहांगीर ने एक लॉन्ग गोल्डन चेन स्टैब्लिश की थी विद अ बेल ऑन हिज पैलेस वॉल। अपना एक बेल लगाया करता था। वरदान देख लो इधर बच्चा। हैज प्लेस्ड अ गोल्डन चेन विद द बेल ऑन हिज प्लेस पैलेस वॉल। Anyone who had been subjected to injustice could come to the palace, pull the chain and make his or her complaint heard for the readdressal. अरे घंटी लगवाई थी, गोल्डन चेन की घंटी लगवाई थी अपने घर के बाहर। अगर किसी को भी आना था और किसी को भी ऐसा लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो वहाँ पे, अब देखो उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं था कि उसको घूस खिलाओ फिर अंदर जाने देगा, वो बाहर आके उस घंटी को, उस लॉन्ग चेन को खींच सकता था और वो घंटी सीधे उसके कमरे में बजती। ठीक है, इसलिए उसको चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता। तब उसकी कंप्लेन को सुना जाएगा कि हाँ अच्छा इसको कंप्लेन हुआ है, इसके साथ अन्याय हुआ है। समझ रहे बातों को? तुम लोग कब कर रहे हो? Who among the following was defeated by मोहम्मद गौरी in Battle of चंदावर? इनमें से किसकी हार हुई थी, किसके द्वारा? Was defeated by मोहम्मद गौरी चंदावर के बैटल में। इनमें से कौन सी राजा की हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। पृथ्वीराज चौहान, महाराजा जयचंद्र या जयपाल? क्या हो गया ऋषि कुमार पटेल क्या हो गया तुमको? दुर्गेश सी कह रहे हैं, अनमोल बी, हिटलर बाबू ए, आफरीन सी। बच्चे कह रहे हैं सी जयचंद्र, जो कि बहुत ही सही बात है। जयचंद्र वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी बैटल ऑफ चंदावर में, जो कि हुआ था 1993 से लेकर 1994 के वक्त पे। इट टुक प्लेस इन चंदावर, जो कि कहाँ पे? फिरोजाबाद में पड़ता है, जो कि यमुना रिवर के क्लोज है। यमुना रिवर कहाँ? आगरा।
तुम लोग क्लास को लाइक और शेयर क्यों नहीं करो, पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं बाकी बातें करूंगी। क्लास अभी तक लाइक और शेयर क्यों नहीं हुई है? चलो एक सेकेंड। Now, which among the following is not a work of आमिर खुसरो? इनमें से कौन सा आमिर खुसरो का काम नहीं है? खाजियान उल फतह, तुलकनामा, तारीख अलाई, तबकात ए नासरी। बताइए बताइए फटाफट। अरे हाँ पता है अनमोल सिंह। चलो बताओ फटाफट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आमिर खुसरो? इनमें से कौन सा आमिर खुसरो का काम नहीं है? बताइए। हिस्ट्री सीखना होगा आपको बेसिक से बच्चा। आप क्विजेस अटेंड करते रहो और एनसीईआरटी की किताब खोलो, वहाँ से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करो एकदम बेसिक से, धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा कुछ बात नहीं है। और मेरी जो क्लासेस चल रही है वो मैं हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से ही करा रही हूँ। पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे @दिव्या मैम अनअकैडमी। अरे लक्ष्य न लड़ रही। चलो देखो यहाँ पे दिखा रहा है डी, ठीक है। तबाते नसरी जिसको सुल्तान नासिर उद्दीन, इससे पहले मैं बता देती हूँ, इससे पहले इसका जिक्र हुआ था तुगलकनामा में। यहाँ तबाते नासरी जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेकन है, तबाते नासरी में तुगलकनामा में हुआ था, ठीक है। बस देख के सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, नहीं इसका जवाब ये नहीं था, बी था तुगलकनामा, यहाँ पे मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है। Now, who among the following sultan of दिल्ली सल्तनत introduced new coin आध एंड बिक? इनमें से कौन से दिल्ली सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किए थे नए सिक्के आधा और बिक जिसको कहते थे? गयासुद्दीन तुगलक टू ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या महमूद तुगलक ने? बताइए, बोलो गौरव। हाँ ठीक है ऋषु, डन। चलो नहीं अमनदेव, मैं तुम्हारे डाउट को एड्रेस नहीं कर रही, जाओ। थैंक यू कौर प्रताप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए इसका जवाब है बी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने नए कॉइन जो थे इंट्रोड्यूस कराए थे, जिसको आधा मतलब जीतल कहते हैं और बिक जो कि 25% जीतल हुआ करता था। नाउ अदर कॉइन्स आर प्रेवलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम वेयर साश घनी 6 जीतल एंड हस्त घनी मतलब 48। लेकिन मतलब हर राजा जितना भी रूलर आया सब अपनी मर्जी कर रहे हैं और ये आज तक चलता आ रहा है, देख रहे हो सिनारी, सब के सब अपनी मर्जी पे लगे पड़े हैं। जिसको जो सही लगता है सब वो पॉलिसी लेके आ जाते हैं, जिसको जैसा सही लगता है वैसी वैसी चीजें लाके डाल देते हैं और सब से सहना पड़ता है। बताओ हमारे टाइम पे अगर जो बाकी जनरेशन जो आने वाले हैं, हमारे बाद वाले जनरेशन, वो वही बोलेंगे कि ऐसा वक्त भी था क्या कोरोना के टाइम पे, जब वो हॉलीवुड मूवीज वाला टाइम हुआ करता था कि पूरे रोड सुनसान हो गए हैं, कुछ नहीं मिल रहा। सोचो किसने सोचा था ये जो पानी है, जो आज पहले भी के टाइम पे पहले वाले लोगों को पानी खरीद के पीना बहुत ऑड लगता होगा, हम लोग को नॉर्मल लगने लगा पानी खरीद के पीना, कि पानी भी कभी खरीद के पिया जा सकता है। पानी जो कि हर जगह पे अवेलेबल है। आज वही चीज़ सोचो, ऑक्सीजन के लिए आज इतना सारा, क्या लिख रहे हो, आज ऑक्सीजन के लिए आज इतनी मारामारी है कि आज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, आज इतनी ज़रूरत है ऑक्सीजन की और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं। समझ रहे हो हालात को? बिहार के तो मैक्सिमम हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिया, कह दिया कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ख़त्म है, जाके मुकेश अंबानी ने कहा है कि वो अवेलेबल करा देंगे, और कितना कराएंगे? कहीं पे ऑक्सीजन है नहीं और कहीं पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की लीकेज हो गई। नासिक का रिपोर्ट किन किन लोगों को पता है?
कल नासिक में 24 पेशेंट का आपका मौत हो गया था जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। वो लोग वहाँ पे एडमिट थे, क्या सोच के एडमिट थे कि वो ठीक हो जाएंगे, आज नहीं कल वो ठीक हो जाएंगे, ये सोच के एडमिट थे। अचानक से ऑक्सीजन में लीकेज हुई। लीकेज होने के बाद अब तुम समझने की कोशिश करना लीकेज किस तरीके से हुई। अब लीकेज हुई, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में समझाया था कि मान लो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है और यहाँ से सबको ऑक्सीजन जा रही है, ये सारे मरीज हैं यहाँ पे, इनके सारे बेड हैं और यहाँ पे इस टैंक के थ्रू से ऑक्सीजन आ रही है और यहीं से लीकेज हो गया बिल्कुल। तो जब यहाँ से जब लीकेज हो गया तो यहाँ का रेगुलेटर बंद हो गया और जितने भी जो ऑक्सीजन पे जो जिंदा थे, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी दम घुट के मौत हो गई। वो दम घुट के मौत समझ रहे हो किस तरीके की मौत थी, कितनी भयानक मौत थी। मैंने कहा मैंने वीडियो देखा था, मतलब इतना डिस्टर्बिंग था कि कहने का नहीं है। जैसे किसी को तकिया रख दोगे अगर तो कैसे मौत होती है दम घुटने के बाद, उस टाइप के सिनेरियो। बच के रहो, कोरोना का टाइम है, बच के रहो। एक साइड पे लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, एक एक बेड के लिए अभी मारामारी चल रही है। 50,000 60,000 एक दिन का एक बेड का चार्ज ले रहे हैं और दे क्या रहे हैं, काढ़ा, विटामिन सी की टैबलेट। हमारे भी बाजू में हुआ है 2-3 लोगों। मैं तो घर के अंदर क्वारंटाइन बैठी हुई हूँ कि नहीं अब कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं निकल रही बाहर। बच के रहो कोविड से, जितना हो सकता है दूर रहो। अभी बाहर जाना बिल्कुल अवॉइड करो। तुम लोग बहुत हल्के में ले रहे हो कोरोना को, पता है। एग्जैक्टली वरदान, इतना बुरा था। मतलब कल की जो मैंने उसकी वीडियोस देखी थी बहुत ही ज़्यादा, और अंदर के जिस तरीके के हालात हो गए थे। एक कहता ना, एक जगह पे अंबार है, एक जगह पे ऑक्सीजन है ही नहीं। जिनकी फैमिली सफ़र कर रही है ना कोरोना से, उनसे पूछो क्या हालात हो गए, जिस तरीके से आप लोग मज़े में ले रहे हो ना चीज़ों को। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द आगरा फोर्ट, इनमें से किसने आगरा फोर्ट बिल्ड किया। अरे मैं क्यों होंगी, वही मेरे दुश्मन। मैं कह रही हूँ हमारे आजू बाजू में ही मुझे कल ही सुनने को आया कि ऐसे दूसरी वाली कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब हालत सोच रहे हो, मैं तो निकलना ही बंद कर दिया। मतलब मैं नहीं निकल रही, कहीं बाहर नहीं निकल रही। हो गया बस। क्यों रिस्क लेना है, जब अगर क्यों जाना है, अभी कितना क्या ज़रूरत हो गया जाने का बाहर। ठीक है कुछ दिन नहीं जाएंगे बाहर, क्या चला जाएगा। अब बताओ मुझे, इनमें से किसने हो आगरा फोर्ट बनाया था, हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। नमस्ते अंकित। सब कह रहे असी सी अकबर अकबर अकबर। अकबर ने आगरा फोर्ट, जो कि हिस्टोरिकल फोर्ट है सिटी का, आगरा सिटी का, उसको बिल्ड कराया था कौन से साल में, 1573 की बात है। इस डिज़ाइन में अकबर ने, जो कि ग्रेटेस्ट मुगल एम्पर रहा था, और हम हमेशा अपनी पॉलिसी के बारे में भी अकबर जो है वो जाना जाता है, अपनी पॉलिसी के बारे में भी। अगर बाकी रूल्स, अगर अच्छा सबसे मुगल में सबसे क्रूर शासक की अगर बात की जाए तो वो कौन था, बताओ जरा फटाफट। अरे बाबा गौरव, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, डोंट वरी। चलिए, इन विच सिटी द गोल गुम्बज मोस्क इज लोकेटेड, गोल गुम्बज मस्जिद जो है इनमें से कौन से शहर में लोकेटेड है इंडिया के। सिकंदराबाद, गुलमार्ग, गुलबार्ग या बीजापुर या फिर हैदराबाद, बताइए फटाफट। नमस्ते 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 औरंगजेब, हाँ जी बिल्कुल सही बात। कौन कह रहा है मुमताज। बहुत अच्छी बात है अंकित, तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए,
बात करें बीजापुर के बारे में, गोल गुम्बद जो है जो कि मोहम्मद अली दाशा और सुल्तान ऑफ बीजापुर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। कर्नाटका में गोल गुम्बद मॉस्क हैज द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। बात आ रही है समझ में? अब चलो आगे बढ़ते हैं। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया। चार मीनार जो है इनमें से कौन से शहर में बना हुआ है? दिल्ली, पुणे, औरंगाबाद या फिर हैदराबाद? फटाफट। थैंक यू, राम राम। चलिए बताइए। अरे सिंपल सा सवाल, इसका जवाब है हैदराबाद। चार मीनार जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 1591 में, ये मॉन्यूमेंट एंड द मॉस्क लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। हैदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। द लैंडमार्क हैज बिकम अ ग्लोबल आइकन ऑफ हैदराबाद, लिस्टेड अमंग द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर इन इंडिया। सबको पता है ना। बाबरनामा इज रिटन इन बाबर्स मदर टंग विच इज। बाबर की भाषा में लिखा गया था बाबरनामा, यानी कि सीधी सी बात है बाबर का मदर टंग क्या था, उसकी भाषा क्या थी? पर्शियन, फारसी, तुर्क या फिर अरबिक? बताइए। बच्चा मेरी क्लास यहाँ नहीं होती है, मेरी जो क्लास है वो आपकी होती है इंडियन डिफेंस फाइटर के चैनल के ऊपर। यहाँ पे मेरी क्लास नहीं होती है, तो फटाफट वहाँ पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन डिफेंस फाइटर के ऊपर। बच्चे कह रहे हैं पर्शियन, गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं पर्शियन, बहुत बच्चे कह रहे हैं सी। कुणाल बड़ा स्मार्ट है, सीधे फारसी। तुर्क इसलिए कहेंगे, फारसी भाषा अलग होती है, तुर्किश अलग होती है। ताकि तुर्क जो है बाबर की मदर टंग हुआ करती थी। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा और तुजुक ए बाबरी से कहते थे। हिज रिकलेक्शन ब्रॉडली डिवाइड टू 3 पार्ट्स, द लार्ज पार्ट फॉर डिटेल अकाउंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अबू फैजल जो कि ऑथर थे अकबरनामा के, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था, उन्होंने मुगल एम्पायर में अपना जो टाइम था वो कैसे स्टार्ट किया था? एज अ सूबेदार, एज अ मनसबदार, एज अ कोर्टियर या एज अ फुट शोल्डर? क्या हुआ करते थे अबू फैजल जो कि अकबरनामा जिन्होंने लिखा था स्टार्टिंग के टाइम में जब वो मुगल एम्पायर में आए थे, तो वो क्या करते थे बताइए? सूबेदार हुआ करते थे, मनसबदार या फिर कोर्टियर या फिर अ फुट शोल्डर? बताइए 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 बताइए। सी 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 कह रहे हैं कुछ बच्चे। यस, तुर्की और पर्शियन एक था। ए मनसबदार। अबू फैजल वॉज इंट्रोड्यूस टू अकबर टुवर्ड्स हिज क्लोज 1574 में। अकबर की मुलाकात होती है अबू फैजल से और एनलिस्ट करते हैं इसको एज अ मनसबदार। ठीक है। 1589 में इंस्टेंसेस होते हैं ऑफ अकबर। अबू फैजल स्टार्टेड राइटिंग अकबरनामा। जितने इंस्टेंसेस हुए थे अकबर की ज़िंदगी में, अबू फैजल क्या करते हैं? उसको लिखना शुरू कर देते हैं अकबरनामा, जिसमें कि डिटेल हिस्ट्री थी किसके बारे में? अकबर के रिज़ाइन के बारे में, अकबर की ज़िंदगी में जब जब जो जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में। अकबर वॉज इनिशियली कम्प्लीटेड इन 1596, बट अच्छा मैंने बताया था कि अकबर का जो राज चला था वो 3 पार्ट में चला था। पहला पार्ट जो इसके चाचा ने चलाया था, जिसको बाद में अकबर ने ही मरवा दिया था क्योंकि उनको शक था कि वो ओवर पार कर रहे। दूसरा राज जिसको पेटीकोट शासन भी कहते हैं, जिसे महामंगा ने चलाया था, उसके बेटे ने और उसके दामाद ने चलाया था। और तीसरा शासन जो चला था वो चला था अकबर का। मैंने डिटेल में इसकी वीडियो कवर की है, आप लोग देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं जाके। ठीक है। क्या हो गया रिशु? हाँ जी, बैरम खान लक्ष्य। Now, motif of which goddess was inscribed on Rajput king's coin? मोतिफ ये कौन सी देवी है जो कि राजपूत किंग्स के सिक्कों पर इंस्क्राइब्ड की गई थी? लक्ष्मी, दुर्गा, काली, चामुंडा? किनका रूप है ये बताइए? नहीं वरदान, तुम्हारे कुछ सवाल गलत नहीं है, आधे से ज्यादा बिल्कुल सही है।
नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रही, बाय, जाओ। चलो, इंस्टा आईडी दिव्या त्रिपाठी एडवोकेट का ADV टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं @दिव्या मैम अनअकैडमी। वरदान कह रहे हैं लक्ष्मी, बाकी बच्चे कह रहे हैं सी। बिल्कुल सही बात है, उसमें लक्ष्मी की थी। अब देखिए, कॉइन इशूड बाय द मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग जितने भी थे मेडिवल इंडिया के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं सेम पैटर्न के हुआ करते थे, जो कि इंक्लूड करता था नाम रूलर का एक साइड पे, और एक साइड पे लक्ष्मी माँ की मूर्ति का, मतलब लक्ष्मी माँ की पिक्चर रहती थी एक साइड पे, ठीक है। तो द टेक्स्ट ऑफ द कॉइन वॉज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, और जो उस पर लिखा रहता था ना, जिस स्क्रिप्ट में, जैसे आज लिखा है रुपया ये वो, तो तब के टाइम पे जो लिखा रहता था, किस भाषा में लिखा रहता था? देवनागरी, याद रखिएगा। Most of the soldiers called Pilwan in Mahmud army were Hindus. The work of the Pilwan was to what? बहुत सारे जो सोल्जर्स थे पिलवान में, महमूद की आर्मी में, वो सारे के सारे क्या थे? हिंदूज थे। अब अगर उनकी बात करेंगे पिलवान में, तो क्या करते थे? असिस्ट द इन्फेंट्री इन द वॉर फील्ड, मेंटेन करते थे सप्लाईज वॉर के टाइम पे, या एलिफेंट ड्राइवर्स हुआ करते थे, कैवलरी सोल्जर्स हुआ करते थे? क्या हो गया मनोज, बोलो। अरे तुम लोग, हाँ ठीक है, गौरव, अनिल, महादेव, मैडम जी कितनी क्यूट, अच्छा ओके, थैंक यू शुभांकर मजुमदार। क्या हो गया ऋषि कुमार, बोलो। कह रहे हैं सी, चलो बिल्कुल सही बात वरदान, इसका जवाब है अमनदीप। तुम्हारा जवाब क्या था? और बच्चों का था, ऋषि कुमार का भी सी था। चलो ठीक है, बढ़िया। एलिफेंट ड्राइवर, पहलवान जो के थे एलिफेंट ट्रूप्स, और मोस्ट ऑफ देम वेर हिंदूज हुआ करते थे, और ये कमांडर्स वेर कॉल्ड एज द मुकदम ए पिलवानन। The reason for Hindu elephant troops was that most of the elephant in the army were actually looted from Indian kings as ransom और booty। अब ये क्यों होते थे? एलिफेंट ड्राइवर क्यों होते थे? क्योंकि ज़्यादातर जो एलिफेंट होते थे ट्रूप्स में, जो इनके की जो सेना में जो शामिल किए जाते थे जो एलिफेंट, वो ज़्यादातर आर्मी कहाँ से ली जाती थी? या तो राजाओं से छीना हुआ वो एलिफेंट हुआ करता था रैंसम के तौर पे, समझ रहे हो बातों को? लूटा हुआ, छीना हुआ, या फिर जाके उनके यहाँ जो विजय करते थे तब उनके सारे, तो अब उनको संभालेगा कौन? हेलो 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 विशाल, हाँ अंकित, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was Ghaznavid ruler in Punjab when it was attacked by महमूद गौरी? उस गजनाविद रूलर कौन हुआ करता था पंजाब में जब महमूद गौरी का जब अटैक हुआ था? खुसरो शाह, खुसरो मलिक, बहरम शाह, या फिर शहजाद? बताइए। फटाफट, अगला सवाल जो होगा आपका आज का आखिरी सवाल होगा, अगला सवाल फटाफट बताइए। हाय हेलो, चलो खुसरो मलिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसका सही जवाब होगा बी, खुसरो मलिक। लास्ट गजनाविद सुल्तान था खुसरो मलिक, हु वाज एट द टाइम ऑफ गौरी अटैक was ruling around Punjab and Lahore region. Ghori captured the Lahore in 1186 and Khusro Malik and his son were taken to Ghor when they were imprisoned and possibly executed. ये आज का आखिरी सवाल है। चलिए देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। बाकी जितने भी हमारे बचे हुए जो सवाल हैं उनको हम बहुत जल्दी करेंगे, हम दूसरी क्लास रखेंगे जिससे हम कवर करेंगे। इसमें टोटल बहुत सारे मैं आपके लिए सवाल लेके आई हूँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, जिसमें आपके मॉडर्न हिस्ट्री भी है और आपके ये सारे मेडिवल हिस्ट्री है। जो टर्म है तारफ विच वॉज यूज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैंड्स फॉर व्हाट? हायर नोबिलिटी।
डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिविजन ऑफ टेरिटरी या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बताइए। बिल्कुल ऋषि कुमार पाटिल, बिल्कुल। बताइए जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। चलिए, करेक्ट आंसर है इसका सी, सब डिविजन ऑफ टेरिटरी। वालियात जो था टेरिटरी गवर्नड होता था किनके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, या हायर नोबैलिटी जिसको वाली, मुक्ति और आमिर के नाम से डिवाइड किया था। तरफ उसको कहते थे जो कि सब डिवीजन होता था किसका, वालियात का। और इस रिजाइन में, कुतुबुद्दीन ऐबक के रिजाइन में, तरफ को, प्रोविजन को डेजिग्नेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? और वापस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी बचे हुए जो सवाल हैं उसको एक्सप्लेनेशन के साथ वापस से कवर करेंगे, ठीक है? चलो ऋषु कुमार, अर्जुन, पार, धीरज, देश, चलो नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और इतनी देर साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और हमारी बाकी की जो क्लासेस डेली होती है वो रोज़ाना होती है इंडियन डिफेंस फाइटर के ऊपर। चलिए, अच्छा अर्जुन, चलो अरे ऋषु बोला तो तुमको बाय बोला तो, चलो बाय बाय, टेक केयर।